हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपराइजिंग एकेडमी पे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2022 सेशन के पेपर कोड शायद BY ऐसा कुछ करके था या BA ऐसा कुछ पेपर कोड था, उसके मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक सेशन में कम से कम 5 पेपर बनते हैं मैथमेटिक्स के, हर सब्जेक्ट के 5 पेपर बनते हैं, उन सब का कोड अलग अलग होता है ताकि जो बच्चे अगल बगल बैठते हैं उनका क्वेश्चन पेपर सेम ना हो, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसका कोड है शायद AY और पेपर का जो मैं लिंक है PDF का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज ऑलवेज। पिछले पेपर का जो पिछले लेक्चर में हुआ था पेपर अपना, उसमें मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था। तो अगर आप लोगों ने उस वाले PDF के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे जो मुझे इजी लग रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो 2022 का ही होने वाला है और उसमें मैं इस बार भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप फंस सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करा दूंगा और बाकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग खुद से उनको ट्राई कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस, है ना। तो बिना किसी लेट के हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है एक अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं A और B के बिंदुओं का निर्देशांक भी दिया हुआ है को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है जो दो बिंदुओं के बीच का है, इनको अगर x अक्ष काटता है तो किन अनुपात में काटेगा, हमको ये पूछ रहा है ना। आप लोगों को ये पता होगा कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को अनुपात में काटती है तो एक फॉर्मूला होता है ना। देखो जैसे कि अपने पास कोई एक रेखाखंड है, ऐसे कोई रेखाखंड है ना, ये दो बिंदुओं के बीच की है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। A के निर्देशांक है x1 y1 और B के निर्देशांक है x2 y2, है ना। मान लो कि इस रेखाखंड को किसी दूसरी रेखा ने यहाँ पे काटा, इस बिंदु का नाम है C, और जब इसने काटा तो राइट साइड M2 और लेफ्ट साइड M1 ये अनुपात में काटा। बिंदु C ने रेखा AB को M1 अनुपाते M2 में काटा, ऐसा आपने अगर मान लिया तो जो बिंदु C के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। मान लो C के निर्देशांक x, y है, तो x बराबर होता है M1 x1 प्लस M1 x2 सॉरी, पहले अनुपात के साथ सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इसी तरह y होता है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना। ये कॉन्सेप्ट है जब कोई पॉइंट किसी रेखाखंड को दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करता है ना। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग निकालते हैं कि क्या मान होता है इन अनुपातों का या फिर बीच वाले इस कोऑर्डिनेट का। ओके, बात करें इस क्वेश्चन की, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको ना मिटाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बिंदु A क्या दिया हुआ है, बिंदु A -4, -3, चलो इसको x1 y1 मानते हैं, x1, y1, और बिंदु B क्या दिया हुआ है 5, 2, इसको हम लोग मानते हैं x2, y2, है ना। हमें अनुपात ज्ञात करना है, अपने को नहीं पता है, निकालते हैं। चलो पहले मान लेते हैं, माना x अक्ष रेखा खंड AB रेखाखंड बनेगा ना, AB को M1 अनुपाते M2 में काटता है। अब ये M1 अनुपाते M2 होगा क्या, यही अपने को कैलकुलेट करना है। ओके चलो, अगर x अक्ष काटता है तो आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। अगर ये x अक्ष होता ऐसे करके, ये अपना x अक्ष होता और ये y अक्ष होता, तो इस बिंदु पर y अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाता और x अक्ष का कुछ मान रहता, y 0 हो जाता, है ना। तो इसी तरह जब यहाँ पे x अक्ष काट रहा है, चूंकि x अक्ष में y निर्देशांक
क्या होता है, शून्य होता है ना। एक्स अक्ष में y निर्देशांक शून्य होता है ना। तो अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ। मतलब जिस बिंदु, ये बिंदु, जो बिंदु काट रहा है इस रेखा को, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x तो रहेगा है ना, x अपने को कैलकुलेट करना है क्या होगा क्या नहीं वो पता चल जाएगा, लेकिन y निर्देशांक 0 हो जाएगा है ना। x निर्देशांक रहेगा कुछ ना कुछ, y 0 हो जाएगा। x कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, y कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। y बराबर 0 रखोगे तो m1 प्लस m2 इधर आके कट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और फिर इन दोनों में से हम लोग m1 डिवाइडेड बाई m2 आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे है ना। तो अतः x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है ना, कॉमा y बराबर होता है m1 y2 मेरी आवाज़ में चेंज आ गया क्या, m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस वाले चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं है, अपना काम सिर्फ इससे ही बन जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट भी पूछता कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तब आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती। हमें सिर्फ अनुपात पूछ रहा है तो देख लेते हैं। y बराबर 0 रख दिया, m1 m2 नहीं पता है, y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 2 है ना, ओके, प्लस m2, y1 की वैल्यू क्या है, y1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 LHS में आके 0 हो गया, ये 2m1 हो गया, ये माइनस का 3m2 हो गया। सो दिस विल इम्प्लाई 2m1 माइनस का 3m2 इक्वल्स 0। ओके, अब दोनों को एक एक तरफ कर लो, m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ है ना। अब हम लोग ये संख्याओं को एक तरफ रखेंगे और m1 m2 को एक तरफ लाएंगे। हमें m1 बटे m2 निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, इधर ये m1 बटे m2 हो जाएगा, उधर क्या आएगा, 3 पहले से था, 2 आ जाएगा नीचे और m2 कैंसिल आउट। m1 बटे m2 क्या आ गया, 3 बटे 2, तो इसका मतलब अनुपात कितना आ गया, m1 अनुपाते m2 बराबर 3 अनुपाते 2। ये आ गया आपका आंसर। जब इस रेखा खंड को कोई बिंदु जो x अक्ष में स्थित है काटेगा तो अनुपात क्या आएगा, 3 अनुपाते 2। अब इस 3 अनुपाते 2 का मतलब ये रहेगा कि x अक्ष तरफ जो रहेगा, x अक्ष ये है रेखाखंड, क्योंकि एक निर्देशांक माइनस में है, एक निर्देशांक प्लस में है, तो एक कहीं इधर आएगा और दूसरा कहीं इधर आएगा है ना। -4 3 कहीं इधर आएगा और 5 2 कहीं इधर आएगा। तो जब ऐसे हम लोग रेखा मिलाएंगे तो ये x अक्ष जब काटेगा ना, तो इधर वाला जो साइड रहेगा वो 3 रहेगा और इधर वाला साइड रहेगा 2 है ना। m1 हम लोगों ने इधर वाले को माना था, m2 इधर वाले को माना था। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन बनेंगे और ज़रूर आएंगे एग्जाम में। आपको कोई पॉइंट 2 दिए जाएंगे और मान लीजिए आपको x अक्ष की जगह y अक्ष पूछ लिया, तो इस बार आपका x 0 हो जाएगा, y की कुछ वैल्यू रहेगी है ना। तो आसानी से आप लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होंगे अगर तो आराम से कर लोगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है मैं बताता हूँ। 2 ठोस लंबवृत्ती शंकु समान ऊंचाई के हैं। लंबवृत्ती शंकु आप लोग जानते हैं, राइट सर्कुलर कोन है ना, जो एकदम सीधे रहता है, जिसकी ऊंचाई वाली लाइन और जो आधार का सर्किल रहता है उसकी त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण रहता है। समान ऊंचाई के हैं, इनके आधारों की त्रिज्याएं R1 और R2 है। 2 शंकु हैं जिनकी ऊंचाई तो समान है, लेकिन उनके जो आधार की त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग है। उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन का निर्माण किया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि बेलन के आधार की त्रिज्या ये होगी √of R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। कैसे करेंगे इसको, चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या कह रहा है। अपने पास एक शंकु है ऐसे, राइट सर्कुलर कोन है, तो ये होगा है ना। ये प्रॉपर तरीका होता है शंकु को लिखने का, A B C
एक ऐसा शंकु है और एक दूसरा शंकु है। मान लो इसका नाम है DEF। ओके, दोनों की ऊंचाइयां समान है, तो मतलब अगर ये भी H है तो ये भी H होगा, है ना। आधार की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। मान लो इसकी आधार की त्रिज्या R1 है और इसकी आधार की त्रिज्या R2 है। अब कह रहा है इनको दोनों को गलाकर हमने एक बेलन का निर्माण किया है और जिसकी ऊंचाई इन्हीं के बराबर है। ये बेलन हो गया अपना ऐसे। ये बेलन है। ओके, मान लो ये बिंदु O है, ये बिंदु P है और ये Q। इस बेलन में ऊंचाई बराबर है क्योंकि दिया हुआ है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के बेलन, तो ये ऊंचाई बराबर हो गई। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, आधार की त्रिज्या। ये जो आधार वाला सर्किल है, ये O से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी ये पता लगाना है। मान लो हमने इस डिस्टेंस को कैपिटल R मान लिया, है ना। हमें इस कैपिटल R को कैलकुलेट करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं कर दो, ये फिगर के लिए चलो बना दिया, है ना। तो माना हमें पूरा टेक्निकली करना है इसको। माना शंकु तथा बेलन की ऊंचाई क्योंकि दोनों के बराबर है, एक्चुअली तीनों की बराबर है, दोनों शंकु और तीसरा बेलन बराबर H, है ना। ऊंचाई H मान लिया। तथा गलाकर, शंकु को गलाकर लिखना चाहिए ना, हमने शंकु को गलाया है, दोनों जो कोण से उनको गलाया है। तथा दोनों कोण को, कोण शंकु यार, शंकुओं को गलाकर बने बेलन की आधार की त्रिज्या, ये हमने कितनी मानी है, कैपिटल R। ओके, अब हमें निकालना है कि कैपिटल R एक्चुअली में किसके बराबर है, इस चीज के बराबर। तो आप लोग ये देखो, मैंने एक कोण लिया जिसका कुछ R1 है, ये जिसका जो आधार की त्रिज्या R1 है, हाइट H है। दूसरा कोण लिया जिसकी आधार की त्रिज्या R2 है, हाइट H है। दोनों को गलाकर मिलाया और फिर एक बेलन बनाया। तो आप लोग ये ध्यान दो, जितना आयतन इसका था, दोनों को जोड़ के जब तीसरी वस्तु बनी तो आयतन बराबर होगा ना। इन दोनों शंकुओं के आयतन को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, इस बेलन के आयतन के बराबर। यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, है ना। तो जब हम इन दोनों शंकुओं का आयतन निकाल के अलग अलग जोड़ेंगे तो वो आएगा बेलन के आयतन के बराबर। क्यों, क्योंकि इन्हीं को गला के तो बनाया गया ना बेलन, है ना। ओके, तो चूंकि शंकुओं के आयतन का योग बराबर बेलन का आयतन, है ना। ओके, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो 1/3 पाई R इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है, तो मैं यहाँ पे R1 स्क्वायर यूज करूँगा और दूसरी जगह 1/3 पाई R2 स्क्वायर, ये वाला R बनाते हैं, R2 स्क्वायर H, है ना। ये पहले शंकु का आयतन हो गया ये वाला, और ये वाला दूसरे शंकु का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, है ना। तो ये हो जाएगा पाई, R कैपिटल है ये, है ना। इतना आपको समझ आ गया। आगे तो देखो, यहाँ पाई H है, यहाँ पाई H है, यहाँ भी पाई H है, तो तीनों जगह से पाई H कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। कैसे कैंसिल आउट हो गया, पाई H से भाग दिया हमने, अगर आप लिखना चाहें तो पाई H से भाग दोगे तो यहाँ से भी उड़ जाएगा, यहाँ से भी उड़ जाएगा, यहाँ से भी उड़ जाएगा। RHS में क्या बचा, कैपिटल R स्क्वायर। LHS में क्या बचा, 1/3 R1 स्क्वायर प्लस 1/3
R2 स्क्वायर। तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 दोनों के बटे में आ जाएगा, R1 स्क्वायर यहाँ, R2 स्क्वायर यहाँ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट का रूप ले लेगा। आ गया आंसर, सिंपल था। बस आपको शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है और बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है ये पता होना चाहिए, है ना। आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा टफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये तो बड़े इजी क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना त्रिकोणमिति से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। खुद से ट्राई करना, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मैं फिगर साथ साथ बनाते चलता हूँ सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये पानी है, मान लो ऐसे भरा हुआ है ना। इस पे एक जहाज है और जहाज पानी की सतह से 14 मीटर दूरी है, मान लो इतना ऊंचा, यहाँ तक जहाज है, और इसके पास एक पहाड़ से खड़ा हुआ है। ओके, हमने जहाज के डेक से, मतलब जहाज का जो 14 मीटर ऊपर जहाज है वहाँ से हमने देखा पहले पहाड़ की चोटी पर, और जब देखा तो ये उन्नयन कोण बन गया कितने अंश का, 60 अंश का। ओके, अब इसी बिंदु से पहाड़ के, ये इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ के नीचे आधार, पहाड़ी के जब आधार पर हमने देखा, पहाड़ का नाम हमें AB दे देते हैं, तब ये जो कोण बना ये कितने अंश का बना, 30 अंश का बना। ओके, जब हमने इस बिंदु से, मान लो C बिंदु है, C बिंदु से पहाड़ की चोटी पर देखा तो 60 अंश का कोण बना, C बिंदु से पहाड़ के सबसे नीचे वाले भाग को देखा तो 30 अंश का कोण बना। अब इस बार इस कोण को आप लोग इधर ना लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये जो सीधी रेखा है इससे जो कोण बना उसको हमें लिखना है। ओके, ये बन गया, इसको हम मिला देते हैं तो फिगर कंप्लीट हो गया। कुछ ऐसा फिगर आपका बनेगा, है ना। अगर आप चाहें तो इसको बड़ा सा भी बना सकते हैं। ओके, और जो पानी की सतह से इस डेक का जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। बस इतनी हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। अब देखो, अगर ये 14 है तो इसके सामने ऐसे 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 करके ये भी 14 हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 14 मीटर। ओके, हमें ये नहीं पता है, मान लो ये H है, हमें ये नीचे वाला नहीं पता, मान लो ये X है। आप लोग ध्यान से देखो, ये एक आयत बन गया ना, है ना। आयत कौन सा, E, मान लो C, A, B, C, ये पॉइंट D है और ये E है। तो C, D, B, E एक आयत है। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो 14 बराबर है इस 14 के, तो x बराबर होगा इस x के, है ना। ये इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसका यूज करके आपको x फाइंड करना है, आपको h फाइंड करना है। h अगर मिल गया तो h में 14 जोड़ के हम पहाड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे, x मिल गया तो वो नाव और पहाड़ के बीच की दूरी हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। चलो सॉल्व करते हैं। तो जो जो हमने माना है इस फिगर में उसको लिखते हैं, है ना। माना पहाड़ की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, पहाड़ की ऊंचाई h प्लस 14, है ना, h प्लस 14 मीटर। ओके, तथा जहाज की पहाड़ से दूरी कितनी है, x मीटर। ओके, अब आपको एक एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। पहले हम लोग ट्रायंगल ACD लेंगे, उसके बाद ट्रायंगल BDC लेंगे। ओके, तो ट्रायंगल ACD लेते हैं। त्रिभुज ACD में ये कोण 60 अंश है, तो tan थीटा लगाओगे, tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब x है, आधार लंब h है, आधार x है ना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। 60 की वैल्यू √3 होती है, h अपॉन x। तो यहाँ से मिलेगा हमको h बराबर क्या है, √3 टाइम्स x, समीकरण नंबर 1। ओके, अब आगे चलते हैं। पुनः इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, BDC या BCD, जो नाम देना चाहें इसको आप, त्रिभुज BCD में। ओके, त्रिभुज BCD में
30 डिग्री ये है और 90 अंश का कोण ये है ना, तो लंब अपना 14 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा x। ये पहचानना आपको आई थिंक आता है। तो tan 30 इज इक्वल टू 14/x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 14/x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 14 गुणे √3, 14 गुणे √3। तो एक चीज़ तो अपनी निकल आई, ये क्या है, जो जहाज की पहाड़ से दूरी वो क्या है 14√3 है ना। अतः जहाज की पहाड़ से या पहाड़ की जहाज से, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम ही है। पहाड़ से दूरी बराबर 14√3 मीटर। अगर आपको √3 को 1.732 ऐसा होता है √3 की वैल्यू लिख दें तो 14 से गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई सीन नहीं है। ओके, ये आ गई जहाज की दूरी। अब जहाज की ऊंचाई निकालने के लिए हमें x बराबर 14√3 यहाँ रख दो तो जहाज की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तथा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h बराबर क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 14√3 है ना। ये तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 42। h बराबर 42 हो गया तो जहाज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देयरफॉर जहाज की ऊंचाई कितनी है h + 14, तो 42 में 14 जोड़ोगे तो बराबर 56 मीटर। दो आंसर आपके आ गए, एक जहाज की जो दूरी है पर्वत से वो आ गई और जहाज की जो ऊंचाई है वो आ गई, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को आपको बनाना आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को फिगर में कैसे बनाएं, कैसे उतारें। प्रॉब्लम को इतना अगर आप समझ गए तो बाकी आगे सॉल्व करना इजी है। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन पे जो शायद बोर्ड से रिलेटेड है, नाव की चाल प्रतिकूल धारा के अनुकूल, है ना, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक नाव है जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर पर आ रहा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। क्या कह रहा है, एक नाव है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, है ना, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और वही दूरी मतलब वापस से 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो जब वो धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस कवर करी तो धारा के अनुकूल डिस्टेंस कवर करने में उसको कम समय लगा, है ना। जब वो 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही थी तो उसको कुछ समय लगा, लेकिन जब वो 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही थी तो उसको कुछ समय लगा, बट प्रतिकूल चाल चलने में उसको 1 घंटे अधिक लगा, है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, धारा की चाल क्या होगी ये निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप लोग खुद से ट्राई करें तो बेहतर है। मैं बताता हूँ, चलो हम लोग मानते हैं कि धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है, वही निकालना है हमें। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तो नाव की धारा के प्रतिकूल क्या चाल हो जाएगी बताओ, x में 5 घट जाएगा, सॉरी 5 किलोमीटर तो उसकी ओरिजिनल चाल थी, है ना। अब इसमें धारा की चाल घट जाएगी क्योंकि धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। मैं लिख देना चाहिए था मुझे कि नाव की चाल 5 किलोमीटर है। खैर, तथा नाव की धारा के अनुकूल क्या चाल होगी, अब ये आप लोग बता ही दोगे, जुड़ जाएंगे दोनों, है ना। 5 + x किलोमीटर पर आवर, इतना अपने को डाटा गिवन है। और एक चीज़ गिवन है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है और 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है, तो अनुकूल जाने में 1 घंटा कम लगेगा। जाहिर सी बात है कि इधर को अगर पानी बह रहा है तुम इधर जाओगे तो ज़्यादा तेज़ी से जाओगे,
लेकिन अगर पानी बहने की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो धीमे से जाओगे, है ना। ओके, 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल, पहले प्रतिकूल कहते हैं क्योंकि पहले प्रतिकूल के बारे में दिया हुआ है, देयरफॉर या इसलिए प्रतिकूल जाने में लगा समय, मान लो ये t1 समय लगा, किसके बराबर होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है 5 माइनस एक्स। ओके, पहली चीज तथा 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, मान लो ये समय t2 है तो ये क्या हो जाएगा 12/5 प्लस एक्स, जाहिर सी बात है ना। जब धारा के विपरीत गई तो 5 माइनस एक्स, जब धारा के अनुकूल गई तो 5 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विपरीत जाने में जो लगा समय है वो 1 घंटे ज्यादा होगा अपेक्षाकृत अनुकूल जाने में समय। ओके, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, t1 टाइम से अगर t2 टाइम घटाओगे तो 1 घंटे मिल जाएगा हमको, है ना। t1 की वैल्यू क्या है 12/5 माइनस एक्स, और घटाना है हमें किससे, t2 से 5 प्लस एक्स, ये बराबर है 1 के। ओके, दोनों तरफ 12 से भाग दे देते हैं तो अपने को ये क्या मिलेगा 1/5 माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1/5 प्लस एक्स बराबर 1/12। मैंने 12 से भाग दे दिया तो ये 12 कैंसिल आउट और इस 1 के बटे में 12 आ गया। ओके, एक सही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब इन दोनों साइड्स को। 5 माइनस एक्स यहाँ है, 5 प्लस एक्स यहाँ है, जब एलसीएम निकालोगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स। ओके, इस 5 प्लस एक्स का यहाँ पे गुणा होगा, इस 5 माइनस एक्स का यहाँ पे गुणा होगा, तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 5 माइनस एक्स, और बराबर में 1/12 ऐसे ही। 5 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 5 प्लस एक्स आ जाएगा, गुणा करो इन दोनों का तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं सच में a स्क्वायर लिख रहा हूँ। 5 के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/12। 5 से 5 कैंसिल आउट, x और x मिलकर 2x हो गए, फिर एक गुणा कर दो, 2x में 12 का गुणा होगा तो 24x बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ लाओ तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 बराबर 0। इसको सॉल्व करना आता है ना, आता ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25, इसके गुणनखंड करने हैं, साफ साफ दिख रहा है 25 और 1 गुणनखंड होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस एक्स माइनस 25 बराबर 0, एक ही नज़र में दिख गया ये, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। 25x में से 1x घटा 24x और 25x गुणे x बराबर 25x स्क्वायर। कॉमन लो, चलो फटक फटक, x कॉमन लिया, x प्लस 25 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 25 बराबर 0, तो x माइनस 1 x प्लस 25 बराबर 0। मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ लिख रहा हूँ पैर जैसा, तो x बराबर 1 आया एंड x बराबर माइनस का 25 आया। अब आपको पता है धारा की चाल निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम लोग x बराबर 1 को कंसीडर करेंगे, है ना। तो अतः धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, है ना, एकदम आसानी से आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, है ना, तो इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब टाइम हमारे पास अभी और है तो हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं उसी क्वेश्चन पेपर की, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, हमें इस बार बात की गई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा A है। हमें सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई a√3/2 है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग कैच कर लोगे तुरंत। सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज कैसा दिखता है, त्रिभुज ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। यप, A B C
ये छोटा ए, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसी भी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, है ना। ये कितने अंश का होगा? 90 अंश। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो जब आप लंब डालेंगे तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, है ना। अगर ये भुजा पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी? a/2, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी a/2। समझ आ रही है ना? मान लो ये वाला पॉइंट है D। ओके, अब आपको एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज ADC। इस समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण पता है, आपको आधार पता है, लंब निकालना है, क्या दिक्कत है? आराम से निकाल सकते हो। देखो, माना AD त्रिभुज ABC की ऊंचाई है। ओके, त्रिभुज ADC में AD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC माइनस आधार का स्क्वायर DC। ओके, AD स्क्वायर अपने को पता करना है क्या है, AC अपना क्या है A, तो ये A स्क्वायर हो गया, माइनस DC क्या है A/2 का स्क्वायर हो गया। चलो, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ये AD का स्क्वायर हो गया। सो दिस विल इम्प्लाई AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 - 1/4। ओके, यहाँ पे करते हैं तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। 1 - 1/4 को सॉल्व करेगा तो 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब AD बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3A² डिवाइडेड बाई 4। अब जो जो चीज़ें स्क्वायर में है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगी, है ना। A स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा A बचेगा, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और √3 ऐसा ही रहेगा। आंसर आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था, A√3/2 हो गया सॉल्व। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड है और डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ, विविक्त कर। ओके, द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात कीजिए कि वो मूल क्या क्या है। ओके, करते हैं सॉल्व बड़े ही प्यार से। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। इसका विविक्त कर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। ओके, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 36 में से 24 गया 12 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर विविक्त कर 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक एवं अलग अलग, है ना। अतः मूल वास्तविक एवं असमान है ना। ओके, अब मूल निकालते हैं हम लोग। चलो, मूल निकालने का अपने पास मस्त तरीका है। कौन सा तरीका? श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। आराम से लगाओ, मूल निकल आएगा। ओके, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल क्या आएंगे? x बराबर -b, b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू 12 है, 12 बटे 2a, 2 × a की वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बटे 4 x बराबर ये आ गया। आप लोगों को 12 को अलग कर लीजिए स्क्वायर रूट से, जो बाहर निकल रहा है उसको निकाल दो, तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 निकलेगा, 2√3 बन जाएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ओके, तो x बराबर 2 ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे वाले 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये 3 बचेगा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3 + √3/2, 3 - √3/2। ये आ गया इसके 2 रूट।
हो गया सॉल्व एकदम आसानी से। ओके, सो इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अब आप लोग को मैं PDF का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाइए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आप लोग उनको खुद से ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं तो हूँ ही, आप लोग कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ये आपका एक शेयर आपके दोस्तों के काम आ सकता है और ये पूरा वीडियो भी आपके काम आ सकता है। आएगा क्यों नहीं यार, एग्जाम में जब इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और आप लोग को पहले से पता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो बस आपका काम बन जाएगा, है ना। अगर पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।